आज का विषय है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, मेंढक यानी राना टिग्रीना। बिल्कुल। और इस सत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि उपलब्ध नोट्स के हर एक हिस्से, मतलब हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ा और समझा जाए जिस क्रम में वे लिखे गए हैं। ये अनुभव एकदम एक क्लासरूम जैसा होने वाला है, जहां जीव विज्ञान की गहराइयों को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड किया जाएगा। हाँ, तो काम करने का तरीका ये रहेगा कि मैं नोट्स की हर एक लाइन को बिल्कुल वैसा ही पढ़ूंगी, यानी शब्दशः पढ़ूंगी जैसा वो पीडीएफ में लिखा है, और उसके तुरंत बाद एक शिक्षक की तरह उस लाइन को सरल और बोर्ड परीक्षा स्तर की हिंदी में समझा दिया जाएगा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेज 1 से, यानी अध्याय के शीर्षक और मुख्य परिचय से। पहले स्लाइड में लिखा है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, मेंढक, राना टिग्रीना, एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण शॉर्ट नोट्स, क्लास 11 बायोलॉजी, चैप्टर 7। इस पूरे अध्याय का मूल विषय मेंढक के शरीर की बाहरी और आंतरिक बनावट को समझना है। हम ये देखने वाले हैं कि एक जीव के रूप में इसके शरीर के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं और प्रकृति ने इसे कैसे डिजाइन किया है। अगर हम इस शुरुआती स्लाइड पर गौर करें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हरे और भूरे रंग के धब्बों वाला मेंढक। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस अध्याय में विशेष रूप से राना टिग्रीना प्रजाति पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सबसे आम प्रजाति है। बिल्कुल, नाम और प्रजाति तो स्पष्ट हो गई। अब पेज 2 पर आते हैं। इनके स्वभाव और जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं। परिचय एवं स्वभाव के हिस्से में नोट्स में ये लिखा है, वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना, वर्ग एम्फीबिया, ये जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। शरीर का तापमान असमतापी यानी पोइकिलोथर्मिक। इनका तापमान वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। और सुरक्षा में लिखा है छद्मावरण, शत्रुओं से छिपने के लिए रंग बदलने की क्षमता। और अनुहरण, ये एक रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया है। बाहरी तापमान के हिसाब से शरीर का बदलना वाकई एक बहुत ही दिलचस्प तंत्र है। ऐसे समझा जा सकता है कि विज्ञान की भाषा में एम्फीबिया का अर्थ ही है वो जीव जो जल और थल यानी पानी और जमीन दोनों जगहों पर रहने की क्षमता रखता है। असमतापी या कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब है कि इंसानों की तरह इनके शरीर का अपना कोई निश्चित तापमान नहीं होता। जैसे जैसे बाहर का मौसम गर्म या ठंडा होता है, इनका शरीर भी उसी हिसाब से अपना तापमान बदल लेता है। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो शिकारियों से बचने के लिए ये कैमोफ्लाज और मिमिक्री का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने आसपास के माहौल जैसे घास या मिट्टी के हिसाब से त्वचा का रंग बदल लेना। इस बात को समझाने के लिए जो डायग्राम दिया गया है उस पर ध्यान दें। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक थर्मोमीटर और उसके ठीक बगल में एक मेंढक। ये ग्राफिक बहुत ही सरलता से यह बताता है कि वातावरण का तापमान ऊपर नीचे होने पर मेंढक का शरीर कैसे बिना किसी आंतरिक हीटिंग सिस्टम के प्रतिक्रिया करता है। सही कहा। लेकिन जब मौसम बहुत ज्यादा सर्द या गर्म हो जाए तब ये क्या करते हैं? इसका जवाब पेज 3 यानी मौसमी अनुकूलन वाले हिस्से में मिलता है। नोट्स के अनुसार मेंढक बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते। इस दौरान वे गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता यानी विंटर स्लीप, ग्रीष्म निष्क्रियता यानी समर स्लीप। और फैक्ट वाली लाइन है कि इस अवधि में मेंढक कुछ नहीं खाते और त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। बिना खाए पिए महीनों तक जिंदा रहना सच में किसी महाशक्ति जैसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि मेंढक असमतापी होते हैं, इसलिए अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी दोनों ही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। शरीर के जमने या सूखने से बचने के लिए वे जमीन के नीचे बहुत गहरे गड्ढे खोदकर छिप जाते हैं और एक गहरी नींद में चले जाते हैं। सर्दियों की इस गहरी नींद को शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहते हैं और गर्मियों की नींद को ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहते हैं। ये जीव विज्ञान की एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। इस दौरान उनके शरीर की ऊर्जा की खपत लगभग शून्य हो जाती है, इसलिए महीनों तक वो बिना कुछ खाए पिए जीवित रहते हैं और सांस लेने के लिए केवल अपनी नम त्वचा का उपयोग करते हैं। इस प्राकृतिक बचाव तंत्र को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 अलग-अलग दृश्य। पहले दृश्य में एक मेंढक बर्फ की सफेद परत के नीचे गहरे गड्ढे में सिकुड़कर सो रहा है, जो शीत निद्रा को दर्शाता है। वहीं दूसरे दृश्य में सूखी फटी हुई जमीन के नीचे वही मेंढक सोता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ग्रीष्म निद्रा का उदाहरण है।
ये तो बहुत ही रोचक है। मौसम से बचने के इन तरीकों के बाद अब पेज 4 पर बात करते हैं इनकी बाहरी बनावट की। बाह्य आकारिकी यानी शरीर के बारे में नोट्स में लिखा है, त्वचा श्लेष्म यानी म्यूकस के कारण चिकनी और फिसलनी, ये हमेशा आर्द्र रहती है। रंग के बारे में है, पृष्ठभाग धानी हरा प्लस अनियमित धब्बे, अधर भाग हल्का पीला, शरीर विभाजन सिर और धड़ में बटा होता है, अनुपस्थित गर्दन और पूंछ नहीं होती। और एक फैक्ट है, मेंढक कभी पानी नहीं पीता बल्कि त्वचा द्वारा सोखता है। मुंह से पानी न पीना सच में एक बहुत ही अनोखा तथ्य है। हाँ, किसी मेढक को चमड़े पर वो चिकना और चिपचिपा लगता है क्योंकि उसकी त्वचा से लगातार म्यूकस या श्लेष्म निकलता रहता है। ये म्यूकस उसे सूखने से बचाता है, जो उसके जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है। रंग की बात करें तो ऊपर का हिस्सा धानी हरा होता है, जो हरी घास में छिपने में मदद करता है, और नीचे का पेट वाला हिस्सा हल्का पीला होता है। शरीर की संरचना बहुत ही सरल है। ये केवल 2 भागों में बटा होता है, सिर और धड़। इसमें हमारी तरह गर्दन नहीं होती, जिसका सीधा अर्थ यह है कि मेढक अपना सिर दाएं बाएं नहीं घुमा सकता, उसे पूरा शरीर घुमाना पड़ता है। साथ ही वयस्क मेढक में पूंछ भी नहीं होती। और जो तथ्य पानी पीने के बारे में है, वो इसलिए है क्योंकि इसकी त्वचा स्पंज की तरह काम करती है। जब इसे पानी की आवश्यकता होती है तो ये एक नम जगह पर बैठ जाता है और त्वचा के माध्यम से ही पानी सोख लेता है। इस शारीरिक संरचना को दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मेंढक का पूरा शरीर, जहां स्पष्ट रूप से सिर और धड़ को लेबल किया गया है। साथ ही तीरों की मदद से विशेष रूप से ये इंगित किया गया है कि गर्दन यहां पूरी तरह अनुपस्थित है। शरीर के बाहरी हिस्सों के साथ साथ इनके संवेदी अंग और पैरों की बनावट भी कम रोचक नहीं है। पेज 5 पर बाह्य आकारिकी के अंगों और लैंगिक द्विरूपता वाले भाग में लिखा है, संवेदी अंग और पैर। आंखें बाहर निकली हुई निमेष पटल से ढकी, कान कर्णपटह सुनने और संतुलन का कार्य, पैर अग्रपाद में 4 अंगुलियां, पश्चपाद में 5 अंगुलियां प्लस झिल्ली। लैंगिक द्विरूपता में है, नर मेंढक में वाक्कोश और अग्रपाद में मैथुन अंग यानी कॉपुलेटरी पैड उपस्थित, मादा मेंढक में ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। बाहर से देखकर ही नर और मादा की पहचान कर लेना काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। इनकी आंखें सिर से बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिससे इन्हें चारों तरफ देखने में मदद मिलती है, और उन पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे निमेष पटल कहते हैं। जब मेंढक पानी के अंदर गोता लगाता है तो ये झिल्ली एक स्विमिंग गॉगल्स या चश्मे की तरह आंखों को पानी और कचरे से बचाती है। कान की बात करें तो बाहर से कोई कान नहीं दिखता, सिर के दोनों तरफ केवल एक गोल पर्दा होता है जिसे टिम्पैनम कहते हैं। पैरों की संरचना देखें तो आगे के पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पीछे के पैरों में 5 उंगलियां, और उनके बीच जाल या झिल्ली होती है। ये झिल्ली पतवार की तरह काम करती है और तैरने में मदद करती है। लैंगिक द्विरूपता का सीधा अर्थ है बाहर से देखकर नर और मादा का अंतर बताना। नर मेंढक में गले के पास वाक कोश होते हैं जो टर्टर की तेज आवाज पैदा करते हैं ताकि वे मादा को आकर्षित कर सकें। इसके अलावा नर के आगे के पैरों की पहली उंगली पर एक मैथुन अंग यानी कोपुलेटरी पैड होता है जो प्रजनन के समय पकड़ मजबूत बनाने के काम आता है। ये दोनों ही चीजें मादा मेंढक में नहीं पाई जाती। इन सभी अंगों को बारीकी से समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मेंढक की उभरी हुई आंख जिसमें निमेष पटल को दर्शाया गया है, कान के स्थान पर गोल कर्णपटह है, और नर मेंढक का अग्रपाद दिखाया गया है जिसमें कॉपुलेटरी पैड साफ दिख रहा है। साथ ही पीछे का झिल्लीदार पश्चपाद भी बड़े आकार में दर्शाया गया है। बाहरी अंगों के बाद अब शरीर के अंदर के तंत्र को समझना शुरू करते हैं। पेज 6 पर सबसे पहले पाचन तंत्र की संरचना आती है। नोट्स में इसके बारे में लिखा है, मेंढक मांसाहारी है, इसलिए आहार नाल छोटी होती है। क्रम है मुख, फिर मुख गुहिका, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर आंत, फिर मलाशय, फिर अवस्कर और अंत में अवस्कर द्वार। ग्रसिका छोटी नली, अवस्कर मल, मूत्र और शुक्राणुओं का साझा मार्ग। ये अवस्कर या क्लोका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग लगता है। हाँ, जीव विज्ञान में आहार नाल की लंबाई सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि जीव क्या खाता है। क्योंकि मेंढक मांसाहारी है और छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, इसलिए मांस को पचाना घास फूस को पचाने की तुलना में आसान और तेज होता है।
इसी कारण से इसकी आंत और पूरी आहार नाल शाकाहारी जीवों की तुलना में छोटी होती है। भोजन का रास्ता मुंह से शुरू होकर एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। इसमें जो सबसे विशेष अंग है वो है अवस्कर या क्लोएका। स्तनधारियों में मल और मूत्र के निकास के रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन मेंढक में ऐसा नहीं है। मेंढक के शरीर में मल, मूत्र और प्रजनन से जुड़ी कोशिकाएं जैसे शुक्राणु या अंडे, ये तीनों एक ही कक्ष में आकर जमा होते हैं, जिसे अवस्कर कहते हैं, और फिर एक ही द्वार से शरीर के बाहर निकलते हैं। आंतरिक अंगों के इस क्रम को समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है आहार नाल का पूरा डायग्राम, जिसमें ऊपर से नीचे की ओर आमाशय, आंत, मलाशय और अंत में अवस्कर को बहुत ही स्पष्ट रूप से लेबल करके दर्शाया गया है। संरचना तो समझ आ गई, लेकिन पेज 7 पर देखते हैं कि ये पाचन तंत्र काम कैसे करता है। पाचन तंत्र की कार्यविधि वाले हिस्से में नोट्स बताते हैं, भोजन ग्रहण द्विपालित जीभ द्वारा शिकार पकड़ता है। पाचन आमाशय में HCl और पाचक रसों द्वारा, ब्रैकेट में है, अर्धपाचित भोजन को कायम कहते हैं। अवशोषण आंत में अंकुर यानी विलाय और सूक्ष्मांकुर द्वारा। फिर लिखा है, पहला यकृत पित्त स्रावित करता है जो वसा का पाचन करता है और पित्ताशय में जमा होता है। दूसरा अग्नाशय अग्नाशयी रस स्रावित करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। मेंढक के शिकार करने का तरीका भी अपने आप में विज्ञान का एक शानदार उदाहरण है। इनकी जीभ इंसानों की तरह पीछे से नहीं बल्कि आगे की तरफ से जुड़ी होती है और पीछे से स्वतंत्र होती है। ये जीभ आगे से 2 हिस्सों में बटी यानी द्विपालित होती है। जब भी कोई कीड़ा पास आता है, ये जीभ एक स्प्रिंग की तरह झटके से बाहर निकलती है, अपने चिपचिपेपन से शिकार को पकड़ती है और तुरंत मुंह के अंदर खींच लेती है। आमाशय यानी पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य रस निकलते हैं जो भोजन को गलाते हैं। जब भोजन पेट में आधा पच जाता है और एक गाढ़े पेस्ट जैसा बन जाता है, तो जीव विज्ञान में उसे काइम कहा जाता है। इसके बाद ये काइम आंतों में जाता है। आंतों की दीवारों पर छोटी छोटी उंगलियों जैसी बहुत सी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विलाय और माइक्रोविलाय कहते हैं। ये पचे हुए भोजन से सारे पोषक तत्वों को सोखकर खून में मिला देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यकृत यानी लिवर पित्त बनाता है जो वसा को तोड़ता है। ये पित्त एक छोटी सी थैली पित्ताशय में जमा रहता है। वहीं अग्नाशय या पैंक्रियास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने के लिए अपना अलग रस बनाता है। इस पूरी रासायनिक फैक्ट्री को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है यकृत के बड़े हिस्से, उसके ठीक नीचे हरे रंग का छोटा सा पित्ताशय और पत्ती के आकार का पीले रंग का अग्नाशय। साथ ही इनसे निकलने वाली पतली नलियां भी दिखाई गई हैं जो आंत के शुरुआती हिस्से यानी ग्रहणी में जा रही हैं। भोजन पचने के बाद अब आते हैं पेज 8 पर। शरीर को ऊर्जा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण तंत्र यानी श्वसन तंत्र पर। नोट्स में इसके 3 तरीके बताए गए हैं। मेंढक जल और थल दोनों जगह अलग अलग विधियों से सांस लेता है। पहला त्वचीय श्वसन, कहाँ? पानी के अंदर और निष्क्रियता के दौरान। कैसे? त्वचा द्वारा विसरण विधि से। दूसरा फुफ्फुसीय श्वसन, कहाँ? जमीन पर। कैसे? फेफड़ों द्वारा। फेफड़े लंबे अंडाकार गुलाबी थैली होते हैं। तीसरा मुख गुहिका श्वसन, कैसे? मुख गुहा के अस्तर द्वारा। मेंढक की श्वसन प्रणाली विकास का एक बहुत ही उन्नत मॉडल है, क्योंकि उसे 2 बिल्कुल अलग अलग वातावरण में जीवित रहना होता है। जब वो पानी के अंदर गहरा गोता लगाता है या अत्यधिक सर्दियों में जमीन के नीचे महीनों तक सो रहा होता है, तब फेफड़े काम नहीं आते। उस समय वो केवल अपनी नम त्वचा से विसरण विधि का उपयोग करता है। विसरण का मतलब है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का सीधे त्वचा के आर पार होकर खून में मिल जाना। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। लेकिन जब वो जमीन पर आराम कर रहा होता है, तब वो अपनी नाक यानी नासा छिद्रों से सांस लेता है जो सीधे फेफड़ों में जाती है। इसके फेफड़े 2 लंबी अंडाकार और गुलाबी रंग की थैलियों जैसे होते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वो अपने मुंह की अंदरूनी गीली परत यानी मुख गुहा से भी ऑक्सीजन सोख सकता है। इन अलग अलग प्रणालियों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 अलग अलग स्थितियां। चित्र में पानी के अंदर एक मेंढक अपनी नम त्वचा से सीधे ऑक्सीजन अंदर लेते हुए दिखाया गया है, और दूसरे चित्र में वह थल पर बैठा है जहां नासा छिद्रों और अंदर मौजूद गुलाबी थैली जैसे फेफड़ों का उपयोग करके सांस लेने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ऑक्सीजन शरीर में पहुंच गई, अब ये पूरे शरीर में कैसे फैलती है, ये पेज 9 पर परिसंचरण तंत्र में स्पष्ट होता है। हृदय और रक्त वाले इस हिस्से में लिखा है प्रकार बंद और एकल परिसंचरण। हृदय 3 कोष्ठ, 2 अलिंद प्लस 1 निलय। आवरण
हृदयावरण, फिर रक्त प्रवाह का क्रम है शिरा कोटर से दाया अलिंद, फिर निलय, फिर धमनी शंकु और फिर शरीर। रक्त घटक में लिखा है रक्त, प्लाज्मा प्लस कणिकाएं, आरबीसी केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन युक्त यानी लाल, लसिका यानी लिम्फ रक्त से भिन्न, इसमें कुछ प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते। बंद परिसंचरण का सीधा सा अर्थ है कि खून शरीर में खुले में नहीं बहता, बल्कि हमेशा नलियों यानी नसों और धमनियों के अंदर बहता है। मेढक के हृदय की बात करें तो इसमें केवल 3 कोष्ठ या चेंबर होते हैं। ऊपर की तरफ 2 अलिंद और नीचे की तरफ सिर्फ 1 निलय। अब 3 चेंबर होने का एक बड़ा असर ये होता है कि शरीर से लौटकर आने वाला बिना ऑक्सीजन वाला अशुद्ध रक्त और फेफड़ों से आने वाला शुद्ध रक्त दोनों नीचे वाले एक ही निलय में आकर थोड़े बहुत आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इस पूरे हृदय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दोहरी झिल्ली होती है जिसे हृदयावरण कहते हैं। रक्त के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों के लाल रक्त कणों में केंद्रक नहीं होता, लेकिन मेढक के आरबीसी के अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। हृदय के इस 3 चेंबर वाले डिजाइन को समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मेंढक के हृदय की आंतरिक संरचना, जिसमें ऊपरी 2 अलिंद और निचले 1 निलय में रक्त के प्रवाह को नीले और लाल तीरों द्वारा समझाया गया है कि अशुद्ध रक्त कहां से प्रवेश करता है और मिश्रित रक्त कैसे बाहर पंप होता है। परिसंचरण तंत्र से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास हिस्सा पेज 10 पर है, निवाहिका तंत्र यानी पोर्टल सिस्टम्स। नोट्स में इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। मेंढक में विशेष शिरा संयोजन पाए जाते हैं जो रक्त को हृदय में जाने से पहले छानने या संसाधित करने के लिए होते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र, आंत से यकृत। वृक्कीय निवाहिका तंत्र, शरीर का पिछला भाग से वृक्क। और एक नोट दिया है, यह व्यवस्था रक्त को सीधे हृदय में जाने से रोकती है और पहले संबंधित अंग यानी यकृत या वृक्क में ले जाती है। खून का सीधे हृदय में न जाना, यह व्यवस्था काफी अनोखी है। बिल्कुल। इस पोर्टल सिस्टम को एक तरह का चेकिंग पॉइंट या टोल प्लाजा मानकर समझा जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि शरीर के अंगों से अशुद्ध खून सीधा हृदय में जाना चाहिए, लेकिन मेंढक में आंतों से निकला खून सीधा हृदय में न जाकर पहले लिवर यानी यकृत में जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंतों से आने वाले खून में बहुत सारा पचा हुआ भोजन होता है, जिसे लीवर पहले प्रोसेस करता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। इसे यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। इसी तरह शरीर के निचले हिस्से जैसे पैरों से आने वाला खून सीधा हृदय में ना जाकर पहले किडनी यानी वृक्क में जाता है, ताकि वहां से हानिकारक कचरे को तुरंत छाना जा सके। इसे वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। इस पूरी बाईपास प्रणाली को समझाने के लिए यहां चित्र में दिखाया गया है 2 अलग अलग फ्लो चार्ट। पहला फ्लो चार्ट आंत से शुरू होकर यकृत की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हेपेटिक पोर्टल है, और दूसरा फ्लो चार्ट शरीर के पिछले भाग से शुरू होकर वृक्क की ओर जाता हुआ दर्शाया गया है, जो रीनल पोर्टल है। अब जब कचरा छानने की बात आई है तो पेज 11 पर उत्सर्जन तंत्र का विवरण सामने है। इसके नोट्स कुछ इस तरह हैं। उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया, यूरियोटेलिक प्राणी। मुख्य अंग, 1 जोड़ी वृक्क, गहरे लाल सेम के आकार के। इकाई, वृक्काणु या नेफ्रॉन। नर में मूत्रवाहिनी और शुक्राणु वाहिनी एक ही होती है, जिसे मूत्र जनन वाहिनी कहते हैं। मादा में मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी अलग अलग खुलती हैं। शरीर के अंदर चलने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण जो कचरा बनता है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मेंढक मुख्य रूप से यूरिया नामक रसायन को शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए विज्ञान की भाषा में इसे यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है। खून को छानकर ये यूरिया अलग करने का मुख्य काम 2 गहरे लाल रंग की सेम के बीच के आकार की किडनियां करती हैं। इन किडनियों के अंदर लाखों सूक्ष्म छानने वाली मशीनें होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नर और मादा मेंढक के उत्सर्जन तंत्र में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक अंतर होता है। नर मेंढक में पेशाब और शुक्राणु दोनों एक ही नली से होकर अवस्कर में जाते हैं, जिसे मूत्र जनन वाहिनी कहते हैं। लेकिन मादा में अंडे ले जाने वाली नली और पेशाब ले जाने वाली नली बिल्कुल अलग अलग रास्तों से जाकर खुलती हैं। इस संरचना को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है गहरे लाल रंग के सेम के आकार के 2 वृक्क, जिनसे नीचे की ओर आती हुई मूत्र वाहिनी दिखाई गई है। उसके ठीक नीचे एक मूत्राशय है और अंत में ये सब अवस्कर में खुल रहा है। शरीर के इतने सारे तंत्र
एक साथ बिना किसी गड़बड़ी के कैसे काम करते हैं? इसका जवाब पेज 12 पर है, नियंत्रण एवं समन्वय वाले पेज पर। नोट्स के शब्द हैं रासायनिक नियंत्रण, हार्मोन द्वारा समन्वय। ग्रंथियां हैं पीयूष, अवटु, अग्नाशय, अधिवृक्क और जनद। तंत्रिकीय नियंत्रण में है पहला केंद्रीय, मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु। दूसरा परिधीय, कपाल तंत्रिकाएं जो 10 जोड़ी हैं प्लस मेरु तंत्रिकाएं। तीसरा स्वायत्त, अनुकंपी प्लस परानुकंपी। और मस्तिष्क के भाग हैं अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां और प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में दृक्पालियां, पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगाटा। शरीर के सभी अंग एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह काम करें, इसके लिए 2 सिस्टम एक साथ चलते हैं। पहला है रासायनिक नियंत्रण, जो शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के जरिए काम करता है। ये थोड़ा धीमा लेकिन लंबे समय तक असरदार होता है। दूसरा है तंत्रिकीय नियंत्रण, जो तारों के जाल यानी नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है और बिजली की गति से संदेश भेजता है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल रूम मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। आगे का हिस्सा यानी अग्र मस्तिष्क, जिसमें घ्राण पालियां होती हैं जो सूंघने का काम करती हैं। बीच का हिस्सा यानी मध्य मस्तिष्क, जिसमें दृक् पालियां होती हैं जो देखने की शक्ति को नियंत्रित करती हैं। और पीछे का हिस्सा यानी पश्च मस्तिष्क शरीर का संतुलन और धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है। इस नियंत्रण कक्ष को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मेंढक का मस्तिष्क, जिसमें सबसे ऊपर घ्राण पालियां, उसके ठीक नीचे प्रमस्तिष्क, बीच के हिस्से में उभरी हुई दृक् पालियां और सबसे नीचे मेडुला ओब्लोंगाटा को स्पष्ट रूप से लेबल करके दर्शाया गया है। दुनिया को महसूस करने के लिए मेंढक के संवेदी अंगों के बारे में पेज 13 पर बहुत संक्षिप्त और सटीक जानकारी दी गई है। स्पर्श संवेदी पिप्पल, स्वाद कलिकाएं, गंध नासिका उपकला, दृष्टि नेत्र यानी साधारण आंखें, श्रवण कर्णपटह। एक नोट है, मेंढक में बाह्य कर्ण नहीं होता, केवल कर्णपटह बाहर दिखता है। कान सुनने के साथ साथ संतुलन का कार्य भी करता है। बाहरी वातावरण की जानकारी दिमाग तक पहुंचाने के लिए इनके पास 5 मुख्य सेंसर होते हैं। त्वचा की सतह पर मौजूद सूक्ष्म संवेदी पिप्पल स्पर्श की जानकारी देते हैं। जीभ पर मौजूद स्वाद कलिकाएं खाने का स्वाद बताती हैं। नाक के अंदर की विशेष परत गंध पहचानने का काम करती हैं। आंखें देखने के काम आती हैं और सुनने के लिए कान की जगह टिम्पैनम होता है। यहाँ जो नोट दिया गया है वो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। इंसानों की तरह मेंढक में कान का बाहरी हिस्सा बिल्कुल नहीं होता। सिर के दोनों तरफ बस एक पर्दा होता है और ये पर्दा सिर्फ आवाज की तरंगों को ही नहीं पकड़ता, बल्कि शरीर के अंदरूनी कान से जुड़कर कूदते या तैरते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन सभी सेंसर्स को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। त्वचा के संवेदी पिप्पलों का एक माइक्रोस्कोपिक दृश्य, जीभ की सतह पर स्थित स्वाद कलिकाएं, नाक की उपकला का चित्र, उभरी हुई आंखें और कान के स्थान पर मौजूद गोल कर्णपटा के अलग अलग चित्र। शरीर के कार्य प्रणाली को समझने के बाद अब पेज 14 पर आते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने वाले तंत्र यानी जनन तंत्र पर। नर जनन तंत्र के नोट्स में दर्ज है वृषण, एक जोड़ी पीला अंडाकार, वृक्क के ऊपर मेजोरकियम झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं। शुक्रवाहिकाएं 10 से 12 संख्या वृक्क में धंसकर बिडर नाल में खुलती हैं। और फिर एक शुक्राणु के मार्ग का फ्लो चार्ट है। वृषण, फिर शुक्रवाहिकाएं, फिर वृक्क, फिर बिडर नाल, फिर मूत्र जनन वाहिनी और अंत में अवस्कर। नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग वृषण होते हैं, जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये वृषण पीले रंग के और अंडे के आकार के होते हैं और ये किडनियों के ठीक ऊपर एक विशेष पारदर्शी झिल्ली से चिपके रहते हैं, जिसे विज्ञान में मेजोरकियम कहते हैं। वृषण के अंदर बने शुक्राणु 10 से 12 बहुत ही बारीक नलियों के जरिए बाहर आते हैं, जिन्हें शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही जटिल रास्ता बनता है। ये नलियां सीधा शरीर से बाहर नहीं जाती, बल्कि वृक्क के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और वहां एक विशेष नली में खुलती हैं, जिसे बिडर नाल कहा जाता है।
अगर हम शुक्राणु के सफर को देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। शुक्राणु वृषणु में बने, वहां से शुक्रवाहिकाओं के रास्ते वृक्क में गए, फिर अंदर ही अंदर बिडर नाल में पहुंचे और अंत में मूत्र जनन वाहिनी से होते हुए अवस्कर तक पहुंचकर शरीर से बाहर निकल गए। इस पूरे जटिल मार्ग को स्पष्ट करने के लिए यहां चित्र में दिखाया गया है वृक्क के ऊपर स्थित पीले अंडाकार वृषण और वृषण से निकलकर वृक्क में प्रवेश करती हुई बारीक नलिकाएं, जिनके आगे का रास्ता मूत्र जनन वाहिनी के रूप में दर्शाया गया है। वहीं पेज 15 पर मादा जनन तंत्र की कार्यप्रणाली बताई गई है, जो इससे काफी अलग है। नोट्स में इसके बारे में बताया गया है, अंडाशय वृक्क के पास स्थित, लेकिन वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं। अंडवाहिनी अलग से अवस्कर में खुलती है। प्रोसेस बॉक्स में लिखा है अंडे, एक बार में 2500 से 3000 अंडे। निषेचन बाएं, जो पानी में होता है। परिवर्धन लार्वा यानी टैडपोल, फिर कायांतरण और फिर वयस्क मेंढक। मादा जनन तंत्र का डिजाइन नर की तुलना में थोड़ा सीधा होता है। मादा में भी अंडे बनाने वाले अंडाशय किडनी के पास ही मौजूद होते हैं, लेकिन उनका किडनी के अंदर के काम से कोई लेना देना या क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। अंडे बाहर निकलने के लिए एक बिल्कुल अलग और लंबी नली का उपयोग करते हैं, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, जो सीधे अवस्कर में जाकर खुलती है। प्रजनन के समय एक मादा मेंढक पानी के अंदर एक ही बार में लगभग 2500 से 3000 अंडे देती है। उसी समय नर मेढक भी अपने शुक्राणु उसी पानी में छोड़ देता है। क्योंकि शुक्राणु और अंडे का ये मिलन शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर पानी में होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंडों की इतनी बड़ी संख्या इसलिए होती है क्योंकि खुले पानी में कई अंडे नष्ट हो जाते हैं। अंडों से फूटकर सीधा मेढक नहीं निकलता, बल्कि एक छोटी मछली जैसा लार्वा निकलता है, जिसे टेडपोल कहते हैं। ये टेडपोल पानी में तैरता है, गिल से सांस लेता है, फिर समय के साथ उसके शरीर में भारी बदलाव होते हैं। पूंछ गायब होती है, फेफड़े बनते हैं और इस जादुई बदलाव की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, जिसके बाद वो एक असली वयस्क मेढक बनता है। इस पूरी संरचना को दिखाने के लिए यहां चित्र में दिखाया गया है काले रंग के छोटे छोटे अंडों से भरे हुए बड़े अंडाशय और अंडाशय से बिल्कुल अलग स्थित एक लंबी घुमावदार अंडवाहिनी जो नीचे जाकर अवस्कर में खुल रही है। और अब हम इस शॉर्ट नोट्स के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर आ पहुंचे हैं। पेज 16 आर्थिक महत्व के नोट्स में लिखा है, किसानों के मित्र। ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाता है। पारिस्थितिकी संतुलन, खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी। अध्ययन, विज्ञान और उभयचरों को समझने के लिए। भोजन, कुछ देशों में इसकी मांसल टांगे खाई जाती हैं। सारांश, मेंढक कशेरुकी और उभयचर प्राणी है जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह अपनी लंबी जीभ से उन हानिकारक कीड़े मकोड़ों को चुन चुनकर खा जाता है जो खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है और किसानों को हानिकारक कीटनाशकों का कम उपयोग करना पड़ता है। पर्यावरण के नजरिए से यह खाद्य श्रृंखला की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। यह कीड़ों को खाकर उनकी आबादी नियंत्रित करता है और खुद सांपों या बड़े पक्षियों का भोजन बनकर इस श्रृंखला को टूटने से बचाता है। प्रयोगशालाओं में अध्ययन के लिए भी इसका उपयोग होता है। और यह भी सच है कि दुनिया के कई देशों में मेंढक की पिछली मोटी और मांसल टांगों को एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में परोसा जाता है। सारांश यही है कि यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी प्राणी है। इसके महत्व को दर्शाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक मेंढक अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ को बाहर निकालकर एक उड़ते हुए कीड़े को हवा में ही पकड़ रहा है, जो इसके पारिस्थितिक और कृषि महत्व को साफ तौर पर बयां करता है। बहुत ही शानदार। और इसी के साथ हम आज के इस लंबे और विस्तृत गहन अध्ययन के समापन पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।